हर कोई बंदा जो भी हमारे पास आता है पूछता है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद मुझे क्या करना चाहिए। एमएससी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एमएससी नहीं करनी चाहिए। 10 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, बट मैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनी सजेस्ट नहीं करूँगा। एज अ फ्यूचर करियर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। स्टेट जॉब्स में जॉब्स आर नॉट फ्रिक्वेंट। सेंट्रल लेवल पे सबसे अच्छी वैकेंसी जो मुझे लगती है दैट इज नाबार्ड। आईबीपीएस एएफओ शायद वो एग्जाम है जो, तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जॉब नहीं सोचनी है हाल फिलहाल के लिए, आगे बढ़ना है बीएससी के बाद। कोई भी बंदा अगर एमएससी करेगा पीएचडी करेगा कि स्किल्स इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। स्टेट जॉब जैसा कुछ होता है, ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पेपर लीक हो गया, पेपर रीस्केड्यूल हो गया, रिजल्ट आया तो फिर नहीं आया। आगे आने वाले 5 साल का ट्रेंड के बारे में पूछूं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन में या जॉब वैकेंसीज में स्कोप वाइज। तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है जो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। इनका इंटरेस्ट क्यों है? आने वाले टाइम में देयर विल बी मोर स्कोप इन एग्रीकल्चर, बट कि एफओ की वैकेंसीज में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है कि उतना ही स्टेबल तरीके से जाएगा। बच्चे अगर जॉब गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी ना करना चाहें तो व्हाट दे कैन डू। इंटरव्यू में जाके गुड इवनिंग बोलना था, वो जाके गुड आफ्टरनून बोल दिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ एक वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट है। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए और इनके साथ बैठ के बात करने के लिए, इनका एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि इस चीज़ के लिए कि वो आए हैं यहाँ तक हमारे पास, हमारे साथ यहाँ पे आके अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर किए होंगे या जो भी स्टूडेंट्स अभी कर रहे होंगे उनके लिए एक प्रॉपर मैसेज है, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन का पूरा बकेट है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों का बारे में जान सकते हो। लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। एंड ऑल्सो ये पूरा वीडियो देखने के बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज टू आस्क डायरेक्टली, जो आपके मन में होगा, कुछ सवाल होंगे वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो उसको वहाँ से वहीं से आंसर करेंगे। और इस पॉडकास्ट का बनाने का मेन रीज़न था कि हर कोई बंदा जो भी हमारे पास आता है, फ़ोन करते हैं या कोई भी इंटरेक्ट करते हैं, या पेरेंट्स होंगे, जब भी वो पूछते हैं कि ओनली क्वेश्चन इज़ बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या है स्कोप, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे प्रोसीड होना चाहिए। और अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर रहा हूँ, इफ आई एम स्टार्टिंग द बीएससी एग्रीकल्चर राइट नाउ, व्हाट शुड बी द माइंडसेट, क्या फोकस क्या होना चाहिए, और एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए क्या कैसे हमें रेडी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक ये स्पेशल पॉडकास्ट प्लान किया था। और सर के साथ मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये ऑलरेडी पिछले 8 से 10 साल से इस फील्ड पे है और बहुत सारे जनरेशन को देखा है उन्होंने, जिन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया, अच्छा भी अचीव किया है उन्होंने। उनसे कुछ के प्लेटफॉर्म से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट्स निकाल के अच्छे अच्छे जॉब्स निकाले हैं। तो इसीलिए उनको मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे साथ एक पॉडकास्ट बनाओ और हम डिस्कस करेंगे, जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज अ यंगस्टर, और स्टूडेंट्स जैसा कि जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनली बोल नहीं पा रहा हूँ कि कितना खुश हूँ मैं, एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता हूँ इतना हिंदी में, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आप हम्बली कि आप यहाँ पे, जब भी मैंने पहली बार ही बताया था, एक ही बार में आपने हाँ कह दिया कि मैं आऊँगा, और आप खुद वहाँ से यहाँ तक आए हो इस पॉडकास्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। पहला, जो नए ऑडियंस होंगे, जो भी मतलब अगर इंग्लिश बेस्ड होंगे, हमारे मेजरली इंग्लिश बेस्ड होंगे, तो वो थोड़ा नया हो सकता है शायद, तो आप उनके लिए एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपका, आपके बारे में। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेरी वेरी स्पेशल नहीं हूँ सर, बट आई विल ट्राई कि पॉडकास्ट हमारा वेरी वेरी स्पेशल होना चाहिए। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक वाधवा एंड आई एम द फाउंडर एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ एग्री कोचिंग चंडीगढ़। एंड एज ही टोल्ड यू, आई स्टार्टेड दिस institute in July 2016. So it's been almost 10 years. We are about to complete. मैं गाइड करता हूँ स्टूडेंट को, those who are preparing for competitive examination like state examination, central examination. ओके, थैंक यू सो मच सर। तो स्टार्ट करते हैं। उतना थोड़ा रैपिड फायर के जैसा होगा, चलेगा लेकिन सर। स्पीड से नहीं चलाएंगे क्योंकि मेरा हिंदी स्लो है। बाकी तो रैपिड फायर ही है। सो स्टार्ट करते हैं सर। आई एम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, लेट्स टेक अ सिनेरियो, आई एम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कि मैं अभी पास आउट हो रहा हूँ। तो एज अ फ्यूचर करियर ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है और मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर होगा। तो आप ऐसा काउंसलर होके कैसा मुझे गाइड करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, परफेक्ट। सो इसे आंसर करने के लिए मैं कैटेगराइज करूंगा। यू हैव सो मेनी करियर अपॉर्चुनिटी, लाइक यू कैन गो इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज़। पहले प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, बिकॉज जब भी ग्रेजुएशन होती है, अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड प्लेसमेंट, है ना। हमारा अट्रैक्शन होता है कि प्लेसमेंट, और ऐसा होता भी है। 10 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, तो प्राइवेट कंपनीज में यू कैन गो। बट मैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनी सजेस्ट नहीं करूँगा। आई विल से कि वंस यू हैव completed your education, so you should go for government job.
गवर्नमेंट जॉब में दो लेवल आ जाएंगे, वन इज सेंट्रल जॉब, सेकंड वन इज स्टेट। स्टेट जॉब्स में जॉब्स आर नॉट फ्रिक्वेंट, मतलब स्टेट में आपको बहुत जल्दी जल्दी वैकेंसीज नहीं मिलेंगी। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट यूपी एजीटी जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, राजस्थान डब्ल्यू जो राजस्थान में आती है, अगर मैं साउथ में जाऊंगा तो वहाँ पे AEO डबल AO की वैकेंसी देखने को मिलती है, बट दीज आर नॉट रेगुलर जॉब्स। सेंट्रल लेवल पे जाऊंगा तो सेंट्रल लेवल पे सबसे अच्छी वैकेंसी जो मुझे लगती है दैट इज़ नाबार्ड, बट नाबार्ड में कंपटीशन हाई और वैकेंसीज कम है, तो हर कोई उसके लिए नहीं जाता। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट विच इज़ IBPS AFO। IBPS AFO आपको नो मतलब आप पहले से जानते होंगे उसके बारे में। रीज़न इज़ IBPS AFO शायद वो एग्ज़ाम है जो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट देते हैं। आफ्टर दैट यू कैन टॉक अबाउट अदर जॉब जो सेंट्रल लेवल पे आती है, जैसे कि नाबार्ड और AFO के बाद आगे आपका इफ़को जिसमें AGT की पोस्ट आती है, NFL के अंदर जॉब आती है, CCI के अंदर जॉब आती है, AICL के अंदर। अब मैं लिस्ट आउट करने लगा हूँ तो आई हैव सो मेनी नेम्स, पर मैं आपको 25 के अंदर 7 to 8 वैकेंसीज के नेम बताता हूँ जो 2025 में एग्जाम्स हुए हैं। सो लाइक इफ 7 to 8 एग्जाम्स वर देयर बाय डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज, तो इस साल भी तो आएंगे। तो लास्ट ईयर 25 के अंदर IBPS AFO का पेपर हुआ, नाबार्ड का पेपर हर साल होता है, UPSC इफ यू वांट टू गो फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज उसका पेपर हुआ। उसके बाद CCI की वैकेंसी लास्ट ईयर आई थी, इफ़को AGT आया था, CWC पिछला नोटिफिकेशन आया था, कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उन्होंने हायर नहीं किया था, बट अगेन CWC की वैकेंसी आई, एंड उसके साथ साथ लास्ट ईयर NFL की वैकेंसी भी आई थी। तो 25 में टोटल 8 वैकेंसीज थी विच वर रेलेवेंट टू एग्रीकल्चर। अब सर स्टेट जॉब्स की बात करता हूँ। अगर आप सेंट्रल जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो स्टेट जॉब्स के लिए कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप सेंट्रल जॉब्स के लिए पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो सिलेबस है स्टेट का वो भी बाय डिफॉल्ट कवर हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो भी ग्रेजुएट है उसे प्राइवेट जॉब का नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज प्राइवेट के लिए यू डोंट हैव एज लिमिट, बट गवर्नमेंट के लिए एज क्राइटेरिया है कि इसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। एंड यू कैन गो फॉर फर्दर स्टडीज, एंड मुझे ऐसा लगता है कि फर्दर स्टडीज के लिए मुझे नहीं बोलना चाहिए यू आर द परफेक्ट पर्सन। सो टेल मी कि किसी को अगर जॉब नहीं सोचनी है हाल फिलहाल के लिए, आगे बढ़ना है BSc के बाद, तो व्हाट दे कैन डू। ओके, तो इसको मैं हर बार जब इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट से जब आते हैं ना, वही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक प्रॉपर डिबेट होता है MSc करना चाहिए नहीं करना चाहिए। राइट। बहुत सारे लोग टोकते हैं कि BSc के बाद का ही जॉब्स लेना हो तो कि MSc करके भी क्या फ़ायदा, 2 साल ऐसा ही नुकसान हो गया, तो उसके बाद ही वही जॉब प्रिपेयर करना है तो क्यों करना है। तो मेरा आंसर सिंपल है, अगर हायर स्टडीज़ है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट लाइक ऐसा स्ट्रीम है जो पैशन के साथ होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि MSc या PhD एक मैराथन है। ऐसा कभी बिल्कुल नहीं होगा कि आप 1 साल मेहनत करो या 2 साल मेहनत करो, उसके पास में आपको आप 1 साल मेहनत करो या 2 साल मेहनत करो उसके बाद तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। MSc PhD अगर माइंडसेट आपका ऐसा बन चुका है कि लोग वे ऐसा ही बोलते हैं कि हायर स्टडीज़ करो, स्कोप नहीं है, BSc के सारे कर रहे हैं, अगर MSc करोगे तो ज़्यादा स्कोप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर MSc करोगे BSc के बाद एक ही मेजर एग्ज़ाम है जो ARS एग्ज़ाम है, अभी एलिजिबिलिटी उसका MSc है। उसके अलावा SMS STO है, वो सब्सिडरी है, लेकिन उसका वैकेंसीज बहुत कम ही निकल के आता है। उसके अलावा अगर अभी का ट्रेंड जो देखोगे तो MSc बेस्ड एग्ज़ाम्स और 2-3 मिलेंगे मैक्सिमम। एक तो सिल्क बोर्ड मिलेगा और एक मिलेगा ICFRI, वो भी डिपार्टमेंट बेस्ड है सर। वो भी ऐसा है कि जेनेटिक्स में होगा, प्लांट पैथोलॉजी में होगा, मेजर डिवीजन्स में होगा, सारे डिवीजन्स के लिए इक्वल नहीं है। तो इसके लिए मैं मेजरली वही बोलूँगा कि अगर आपको MSc करने का दिमाग में आया होगा तो वो इंटरेस्ट के साथ आना चाहिए और पैशन के साथ आना चाहिए, और आपका जॉब लायबिलिटी कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कि फाइनेंशियल लायबिलिटी है और आपको BSc के बाद तुरंत 1-2 साल में जॉब चाहिए, और ऐसा कंडीशन में भी अगर आप हायर स्टडीज़ में जा रहे हो तब आप थोड़ा सफ़र करोगे। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है और बैकअप ऐसा है कि आप आगे आने वाले 3-4 साल तक आपको जॉब नहीं भी करना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप फुल्ली एक्सप्लोर कर सकते हो उस फील्ड को, देन MSc इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा भी अगर ARS साइंटिस्ट ही बनना है, आपको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, उसके अलावा भी आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आपको ना जॉब करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, देन MSc वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ़ यू वांट टू डू द MSc आपको ICAR PG फेलोशिप के साथ ही करना चाहिए, और आपको टॉप एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट्स है वहीं से आप MSc करने का टारगेट करना चाहिए। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप MSc के लिए, ऐसा तो है कि सर सारे स्टेट्स में तो इतने वैकेंसीज निकल जाते हैं MSc के कि बच भी जाते हैं सीट्स। तो ऐसा होगा नहीं कि आप लोग सिर्फ MSc का एग्जाम दे दिया, एलिजिबिलिटी खत्म कर दिया और कोई कहीं पे भी काउंसलिंग दे के अप्लाई कर लिया और वहाँ के जाके MSc करने लग जाओ। इफ़ यू आर डूइंग लाइक दैट, इट इज़ जस्ट लाइक पुशिंग अनदर 2 years द वे यू आर पुश्ड लाइक 4 years। मैं इस वर्ड को स्पेशली हमेशा बोलता हूँ। तो आप लोग अगर हायर स्टडीज़ का एक बार दिमाग में है कि आपको करना है नहीं करना है, सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका बैकअप होना चाहिए और आपका जो
टारगेट्स है वो हाई होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एमएससी इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा भी अगर आप फार्मिंग में जाना चाहते हो और खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, उसके लिए आपको नॉलेज एक्वायर करना है किसी भी एक फील्ड में, देन डूइंग एमएससी एंड गोइंग फॉर अब्रॉड फॉर द पीएचडी, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। और सर ने जैसा कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात किया, तो आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। इफ़ यू आर डेडिकेटेडली नहीं सर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए नहीं, मुझे अच्छा खासा ग्रोथ चाहिए, मैं अनलिमिटेड काम करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, और आपका माइंडसेट ऐसा है, कॉर्पोरेट वाला माइंडसेट है आपका, देन आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप बीएससी के बाद एमबीए ज्वाइन कर लो। एमबीए करो, वो भी नॉट जस्ट अ सिंपल लाइक कॉमन एमबीए विथ क्लियरिंग द कैट सिमैट जैट, ये जो एग्जाम्स है, और एग्रीकल्चर के लिए जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि नार्म है, नियाम है, मैनेज है, आईएम है, तो इनका जो टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे अगर आप एमबीए खत्म करोगे तो नो डाउट आपका जो पैकेज स्टार्टिंग से ही होगा 7 to 8 से ज़्यादा ही होगा, और वहाँ पे 15 से 16 तक भी जाता है और 20 तक भी जाता है। मेरे खुद के फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जिनका अच्छा पैकेज हुआ है। तो डिपेंड करेगा इंटायरली कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप अनलिमिटेड काम करने के लिए रेडी नहीं हो और फिर भी आपका कैलिबर है कि आप एमबीए क्लियर कर लोगे और कर लेते हो, बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अगर आपका है माइंडसेट कि यू आर रेडी टू डू एनीथिंग और एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो, तो एमबीए वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज एमएससी उन लोगों के लिए है जो पैशनेट है सब्जेक्ट को लेकर और जिनका टारगेट हाई है और एटलीस्ट नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स का ब्रेक का सोच रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा, ICRPG एग्जाम, सेंट्रल लेवल एग्जाम, और उसमें अगर आप टॉप रैंक निकालोगे तो IRA तो मिल ही जाएगा। अगर IRA के अलावा भी एटलीस्ट 5 to 6, ज़्यादा नहीं है, 5 to 6 अच्छे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स है जो हायर स्टडीज के लिए अभी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे आप टारगेट करके करोगे तो यस, वो पीएचडी के लिए भी मोटिव आएगा कि पीएचडी भी करना है, और एमएससी के बाद भी आपका ARS एग्जाम निकाल सकते हो और SMS SC कर सकते हो। मेरा यही आंसर है। अगर स्टूडेंट्स लाइक जो भी इसको सुन रहे हैं, अगर कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो मैंने कवर किया। ठीक है सर, अभी जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ओके, सर ने बोला, यू सेड ना कि मैंने पॉडकास्ट के लिए हाँ कर दिया, सो ही इज़ द वन हु सेज कि एमएससी करनी चाहिए, एंड आई एम द वन जो कहता है एमएससी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे सर के पॉडकास्ट के मैसेज के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहना चाहिए था कि नहीं मैं नहीं करूँगा, बिकॉज वी बोथ हैव डिफरेंट ओपिनियन। बट एज ए सेड कि या तो एमएससी करो तो टॉप इंस्टीट्यूट से करो, एंड एज आई सेड कि एमएससी नहीं करनी है बिकॉज अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल आप फ्री नहीं है, आप 2 3 4 साल वेट नहीं कर सकते हैं, यू शुड डायरेक्टली गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब। सो हियर यू हैव द राइट आंसर। आंसर यही है कि एमएससी करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, क्योंकि एमएससी की बात आई है तो आई यूज टू सी दिस मैसेज ऑन माई टेलीग्राम। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड क्वेश्चन सेम होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। क्वेश्चन इज किस सब्जेक्ट से एमएससी करना चाहिए, है ना? सो क्या इसका कोई परफेक्ट आंसर है? परफेक्ट तो नहीं है सर, लेकिन एक आंसर है। जैसे कि प्लांट साइंस है, एंटोमोलॉजी है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस है, सोशल साइंस है, हॉर्टिकल्चर प्लस बायोटेक्नोलॉजी, 7 सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 8 है और स्टैटिस्टिक्स 9, टोटल मान के चलो 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम के लिए। तो इसमें पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है। देखो, प्लांट साइंस चूज़ करना है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस चूज़ करना है, इसके बीच में कन्फ्यूजन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अलग है। एक पूरा साइंस बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, एक ऐसा है जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल जो एग्रीकल्चर है कल्टीवेशन के साथ मिलता जुलता है, जो बचपन से आप लोगों ने देख के आए होंगे, जो फार्मिंग बैकग्राउंड से है। इस सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर स्कोप वाइज आप बोलोगे कि सर कन्फ्यूजन, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं एग्रोनॉमी भी चूज़ कर सकता हूँ, प्लांट साइंस भी चूज़ कर सकता हूँ, एंटोमोलॉजी में, ऐसा फ्लेक्सिबल हो तो स्कोप वाइज प्लांट साइंस में जेनेटिक्स का हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा और प्लांट पैथोलॉजी का हाईएस्ट। ये दोनों मेजर सब्जेक्ट मान के चलो, ये दोनों मेजर सब्जेक्ट्स हैं। मेजर सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि इसमें फंडिंग ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, चाहे आप गवर्नमेंट का ले लो या प्राइवेट का ले लो। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर प्लांट साइंस भी प्रिपेयर कर रहे हो तो हमेशा टारगेट जेनेटिक्स या प्लांट पैथोलॉजी होना चाहिए। अगर इन केस वहाँ पे आपको स्पेसिफिक अग्नि मैं करना ही करना है, इसी टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो जाए उसमें कर लूँगा, मैं एक्सपर्ट बन जाऊँगा, देन इट इज़ गुड। अदरवाइज ऑलवेज सेफर साइड ऐसा ही होगा कि जेनेटिक्स या प्लांट पैथोलॉजी। सब्जेक्ट्स का पूछेंगे सर मुझे प्लांट साइंस में जाना चाहिए, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी। देखो अभी तक का जितना भी ट्रेंड है ना, आप कैसा इवैल्यूएट करोगे? इवैल्यूएट तो ARS के बेसिस पे करोगे। हायर स्टडीज़ मैंने जैसा क्लियरली बताया था, इट्स ARS। हायर स्टडीज़ MSc करोगे तो ARS का आप एलिजिबल बन जाओगे। अगर ARS सीट देखोगे, जेनेटिक्स में ज़्यादा सीट्स है, प्लांट पैथोलॉजी में ज़्यादा सीट्स है, एग्रोनॉमी में ज़्यादातर सीट्स बहुत ज़्यादा है, और सॉइल साइंस में भी अच्छे सीट्स निकल के आए इस बार, और पिछले बार भी अच्छा सीट निकल के आया था। इकोनॉमिक्स में भी अच्छा है, एक्सटेंशन में भी अच्छा है, एंटोमोलॉजी में भी अच्छा है। तो अगर नंबर ऑफ सीट्स इन टर्म्स ऑफ ARS देखोगे तो सारे मेजर सब्जेक्ट्स में है। बट एक चीज़ है सर, कोई भी बंदा अगर MSc करेगा, PhD करेगा, नो डाउट उसका CGPA अच्छा होना चाहिए, और इसका जो प्रोफाइल है ना,
जैसे कि जितना ओवरऑल प्रेजेंटेशन किया हो, पोस्टर प्रेजेंटेशन किया, कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हो, पेपर्स बनाए हो, रिव्यू पेपर्स हो, रिसर्च पेपर हो, बुक चैप्टर हो, ये सब कुछ होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है देन वो लोग बोल सकते हैं कि मुझे मैं जाना चाहता हूँ या करता हूँ, कर सकता हूँ मैं। अगर आप सिंपली सर एमएससी, ज़्यादातर बच्चे वही करते हैं सर, मैंने जितना, क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस होगा एक चीज़ पे और लैक ऑफ क्वालिटी होगा एजुकेशन पे, तो इस रीज़न से क्या होता है कि एमएससी जॉइन कर लेते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे प्रोफाइल बिल्ड नहीं होता और एआरएस कॉल हो जाता है। लिखने वाला चीज़ तो लिख लेते हैं कैसे भी करके, लेकिन उसके बाद अगर इंटरव्यू स्टेज तक वो पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि खुद का कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है और कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो सब्जेक्ट का सिंपल आंसर वही है कि सारे सब्जेक्ट्स में एआरएस वैकेंसीज लगभग ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है। अगर किसी में कम है तो उसके हिसाब से कंपटीशन कम है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर रहे हो कम है। जिसमें जैसे कि जेनेटिक्स में आईएएस आता है, इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत इजीली मिल जाएगा। जिस तरीके से वैकेंसीज है उस तरीके से ऑलरेडी ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हैं वो लेने के लिए, तो लगभग वो पैरेलली बैलेंस हो जाता है। तो हायर स्टडीज़ में मैं बोलूँगा कि जैसे कि ये मैराथन है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट में स्पेसिफिक थोड़ा पागलपन है कि सब्जेक्ट को लेकर, देन उस सब्जेक्ट को चूज़ करो, बाकी कुछ मत सोचो। क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जैसे कि सीटेक भी ले लो जो माइनर माना जाता है, लेकिन अगर इसमें भी आप एक्सपर्ट बनोगे ना, उसमें भी आप अच्छा करियर बना सकते हो। तो इसमें इक्वेशन सेम है कि स्किल्स इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, स्कोप डिग्री से नहीं, स्किल्स इज इक्वल टू स्कोप, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। राइट सर। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन से ही बहुत कुछ डिस्कस कर लिया हमने। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारा डिस्कशन हो गया और बहुत कुछ आंसर भी मिल गया हमें। सो नेक्स्ट सर आगे जाना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, तो इसमें भी दो कैटेगरी आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसका आपने लगभग आंसर दे ही दिया कि क्या है, तो ओवरऑल समराइज करके बताना कि कोई भी बंदा माइंडसेट बना के रखा है मुझे जॉब ही चाहिए, मुझे एमएससी नहीं करना है, एमबीए नहीं करना है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे इसके लिए पढ़ूंगा। तो उनके पास दो ऑप्शन मिनिमम है कि स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स। कोई भी बंदा ऑल इंडिया पे कहीं पे भी हो तो उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या माइंडसेट बना के रखना चाहिए? ठीक है। सो अगर आप स्टेट और सेंटर लेके चल रहे हो एंड आफ्टर बीएससी लाइक ही सेड कि एमएससी के बाद यही ऑप्शन है, आपको एमएससी के लिए नहीं जाना है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको स्टेट जॉब जैसा कुछ होता है ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज सेंट्रल जॉब को टारगेट करके चलो। सेंट्रल जॉब में आपका कंपटीशन आपके स्टेट के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन जो है ऑल ओवर इंडिया सभी कैंडिडेट के साथ है। हायर लेवल ऑफ कंपटीशन, उसके साथ साथ जो पेपर का लेवल है, जो पेपर का स्टैंडर्ड है, वो भी स्टेट एग्जाम से बहुत हाई होता है। आप अगर उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, स्टेट जॉब आपकी आने वाली ही नहीं है। आएंगी तो वंस इन 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। लाइक मैं अगर अच्छी वैकेंसीज़ की बात करूँ तो मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर दिखती हैं, थोड़ी बहुत वैकेंसी राजस्थान के अंदर और महाराष्ट्र, बिहार के अंदर दिखती हैं। मैं सदर्न इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आपके माइंड में स्टेट वाला बैकअप होना ही नहीं चाहिए। आप अपने आप में गोल क्लियर रखो, सेंट्रल जॉब। आपको सेंट्रल के लिए जाना है। अगर मीनवाइल प्रिपरेशन करते करते, बिकॉज अगर वही वैकेंसी 7 साल बाद आपके स्टेट में आई है, अब पता नहीं आप कब तैयारी कर रहे थे, तो अगर उस प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपको स्टेट जॉब का ऑप्शन मिल जाता है, डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आप सेंट्रल जॉब में क्वालिफाई हो गए हो फिर आपको स्टेट जॉब मिल जाती है 1 साल बाद आपके ज्वाइनिंग के, गो फॉर इट। लेकिन अपने माइंड में स्टेट का नाम मत लेके चलिए, बिकॉज स्टेट एग्जाम फ्रीक्वेंट नहीं है, स्टेट एग्जाम फेयर नहीं है। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, बट आई नो ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर एक प्रॉब्लम तो आती है, पेपर लीक हो गया, पेपर रिस्केड्यूल हो गया, रिजल्ट आया तो फेयर नहीं आया, उसके बाद बच्चे धरना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो स्टेट माइंड में मत लेके चलो, माइंड में सेंटर, एंड सेंटर के साथ स्टेट आपका बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि आप स्टेट का एग्जाम के बारे में बता रहे थे, तो एक जनरल आइडिया दो कि टोटल जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, टोटल ओवरऑल एग्रीकल्चर का वैकेंसीज में बात करेंगे तो कौन सा स्टेट, कौन से फ्यू स्टेट्स होंगे जो मतलब बहुत अच्छा खासा वैकेंसीज निकालता है? पहले तो ये यार कि जब वैकेंसी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट को लगता होगा कि हमने बहुत वैकेंसी दे दी है। बच्चों को हमेशा लगेगा वैकेंसीज कम है, तो क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा लग रहा है मुझे। मैं ये कहूँगा कि यहाँ ज़्यादा वैकेंसी आती है तो दे विल से यार कहाँ पे आती है। बट हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ आउट ऑफ ऑल स्टेट्स तो उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर में। आफ्टर उत्तर प्रदेश नेक्स्ट वन विल बी राजस्थान एंड बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर वैकेंसी दिखती है। थोड़ी वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर भी दिख जाती है। और सर इसका एलिजिबिलिटी, जैसे कि एक स्टूडेंट का वो भी डाउट होता है कि जैसे कि कोई दूसरा स्टेट का एग्जाम मतलब वैकेंसी आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कि इसका एलिजिबिलिटी का ट्रेंड कैसा है सर, जो भी स्टेट एग्जाम्स आते हैं? सो मतलब ये कि अगर अदर स्टेट में वैकेंसी आती है तो क्या आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अदर स्टेट में वैकेंसी आती है तो सबसे पहले उस स्टेट का जीके, मोस्ट
मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे होता है। लाइक राजस्थान सुपरवाइजर में राजस्थान जीके आएगा, बिहार बीएओ बीएचओ में बिहार का जीके आता है, यूपी एजीटीए में यूपी का जीके आएगा। तो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट बच्चे के लिए वहाँ पे हो जाता है। अब ये वाली चीज़ देखते ही ना बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, फॉर्म भर देता है। तो स्टेट जॉब्स में 90% केस में होता है कि आप अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक आई नो सो मेनी स्टूडेंट जो यूपीएससी के अंदर, यूपीपीएससी के अंदर बेसिकली सेलेक्ट हुए उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो बिहार से हैं। आई नो सो मेनी स्टूडेंट जो एएफओ थे, यूपीपीएससी में सेलेक्ट हुए, बिहार से थे, राजस्थान से थे, एएफओ को छोड़ दिया, यूपीपीएससी में चले गए। तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सेप्शनल स्टेट कुछ हो सकते हैं जो अदर स्टेट को अप्लाई ना करने दें, बट येस यू कैन अप्लाई फॉर अदर स्टेट। लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रेंट आएगा कि आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, कहीं कहीं हिंदी आ जाएगा। एंड अदर स्टेट की बात भी करूँ तो नॉर्थ इंडिया के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लाइक पीपल फ्रॉम बिहार दे कैन अप्लाई फॉर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी। आप साउथ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। पीपल फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया दे कैन नॉट अप्लाई फॉर द नॉर्दर्न इंडिया। बट हाँ, आप स्टेट के लिए अदर स्टेट में जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस के क्या एग्जाम में पूछा जा अच्छा, मैं भी यूपी से होना चाहिए था मुझे भी। रहा है। सो इसके बाद सर नेक्स्ट, अभी आपने ऑलमोस्ट 10 साल का ट्रेंड देखा है, जॉब वैकेंसीज आप मतलब बोलते जा रहे हो, गाइड करते जा रहे हो, आपको सब ऑलमोस्ट ट्रेंड का आइडिया है। तो मैं आगे जाके फ्यूचर का, अगर आगे आने वाले 5 साल का ट्रेंड के बारे में पूछूं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन में या जॉब वैकेंसीज में, स्कोप वाइज या डिमांड वाइज, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले में, और कॉलेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि अभी तक जो फिलहाल ऐसा साउथ इंडिया में ऐसा था कि ज़्यादातर मेजरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही थे जो रन करते थे, लेकिन अभी ऑलरेडी प्राइवेट इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो चुके हैं, और एंड नॉर्थ में तो है ही बहुत सारे। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स को कैसे देखोगे, और ओवरऑल इस एस्पेक्ट में जितना मैंने पूछा था उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? ओके। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज के टाइम में लोग सोलर पे, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, हम जैसे लोग नहीं कर रहे हैं। आप अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर में आज, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में कोरोना के बाद देखोगे तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है जो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो पॉलिटिकल हो जाएगा, है ना। सो इनका इंटरेस्ट क्यों है? एंड यू विल सी छोटे जो फार्मर्स हैं 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ लैंड को बेचे जा रहे हैं बिकॉज उनको इनकम नहीं है। बट जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर कोई 500 एकड़ लैंड एक्वायर कर रहा है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, दैट मीन स्कोप तो है। अब हम शॉर्ट टर्म में वो चीज़ें देख नहीं पाते हैं। अब इसका आंसर सर बहुत सिंपल है कि उससे पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही थे, बट अब प्राइवेट भी है। आप बीएससी एजी एस्पिरेंट की बात कर लो, पहले तो मुझे, जब मैंने बीएससी करी थी, लोग शक्ल दिखा करते बताने के बाद कि यार ऐसा भी कुछ होता है। बट आज बीएससी एजी ऐसा नहीं है। आज अगर आप बोलोगे कि बीएससी एजी क्या, तो लोग जानते हैं कि हाँ एग्रीकल्चर में स्टडीज होती हैं। सो डेफिनेटली स्कोप इंक्रीज हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, तो स्कोप भी बदल रहा है। सबसे पहले पेपर एग्जाम्पल लेता हूँ। आप 2020 के पहले के पेपर उठाइए और आज के पेपर उठाइए, यू विल सी के सेम जो एग्जाम था उसका पैटर्न बहुत बदल चुका है। मैं छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। वी यूज्ड टू पब्लिश एवरी ईयर आवर नेक्स्ट एडिशन। अब मेरा 10वां साल कंप्लीट होने वाला है, वी आर अबाउट टू एंटर 11th ईयर एंड हम 11th एडिशन पब्लिश करने वाले हैं। एंड हम जानते हैं कि हम हमारे कंटेंट में हर साल कुछ हटा देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं बिकॉज चीज़ें बदल रही हैं। सो इन अपकमिंग 5 ईयर्स स्कोप बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन स्कोप चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा डिक्रीज देखेंगे ही देखेंगे बिकॉज गवर्नमेंट एफिशिएंसी लाने के लिए चीज़ों को कम करेगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ पीपल से कि एआई विल रिप्लेस द पीपल। एआई, मुझे लगता है कि मैं एएफओ की बात करूंगा तो नहीं रिप्लेस कर पाएगा बिकॉज एएफओ को फील्ड में जाना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं, तो नहीं जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट मर्जिंग। मर्ज करने से ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। बट अगर एग्रीकल्चर में देखोगे तो इनोवेशन है, एआई विल बी देयर, तो एआई को यूज करने के लोग भी तो चाहिए ना। आज आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, देयर शुड बी समवन जो कैमरा को हैंडल करेगा। तो आई थिंक जॉब्स तो इंक्रीज हो रही है ना। तो आने वाले टाइम में देयर विल बी मोर स्कोप इन एग्रीकल्चर, बट स्कोप उस बंदे का होगा जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है जिसके पास, नॉट जस्ट डिग्रीज। आप देखोगे तो 10 साल पहले जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मुझे मास्टर्स के लिए इसीलिए गाइड किया गया बिकॉज जॉब्स में प्रमोशन लेने के लिए एमएससी रिक्वायर्ड थी। आज कोई मेरे पास एग्जांपल नहीं है वेयर आई कैन से कि उस जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाएगा विद द डिग्री ऑफ एमएससी। आज वो माइंडसेट लेके बहुत सारे लोग चलते रहते हैं कि इस बात से कि सर एएफओ की तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी एमएससी कर लेता हूँ। और इसीलिए मैंने फोकस किया सर की बात पे बिकॉज ही सेड कि या तो टॉप इंस्टीट्यूट से करो या फिर मत करो। एंड मैं एग्री उस बात से कि या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ और करो तो प्रॉपर करो, बट डोंट विद दिस माइंडसेट कि 2 साल वेस्ट हो रही है तो मैं एमएससी कर लेता हूँ। तो सर स्कोप डेफिनेटली है, लेकिन स्कोप चेंज हो जाएगा। तो स्कोप रहेगा आपके नॉलेज का, आपके इंटरेस्ट का, आपके स्किल्स का, नॉट जस्ट डिग्रीज। स्किल्स इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। इसके हिसाब से मतलब सब कुछ बैठ जाएगा कि अगर स्किल्स आप डेवलप कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट अडॉप्शन, कि अडॉप्ट करते जा रहे हो। तो स्कोप वाइज तो मुझे लगता है कि है बहुत कुछ है वो जो बदल रहा है, लेकिन रहेगा वही सी एग्रीकल्चर जो एवरग्रीन होगा। सर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था मेरा भी, मैं भी सोच रहा था 2020 में अगर
मैंने बोला नहीं होगा तो मैंने भी प्रीलिम्स क्लियर किया था IBPS AFO का, और उसी टाइम पे मेंस भी क्लियर किया था, इंटरव्यू तक गया था एंड लकीली मेरा नहीं हुआ था। मैं उसको उस चीज़ को लकी मानूंगा, मेरे लिए लकी है एटलीस्ट, ऑब्वियसली। मेरा नहीं हुआ था उस टाइम। और उसके लिए ज़्यादातर प्रिपरेशन हुआ नहीं था कि ICRPG का जितना प्रिपरेशन हुआ था 2020 में, सितंबर में एग्ज़ाम हो गया ICRPG का, कोविड की वजह से लेट हो गया था। उसके बाद मुझे 1 महीने का टाइम, 1 या 2 महीने का टाइम मिला था प्रीलिम्स क्लियर करने में। प्रीलिम्स के लिए मैं पूरा प्रिपेयर किया, उसका मेंस का प्रिपरेशन इतना करना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी ICRPG के लिए कर दिया था। उसका लगभग जितना भी था करंट अफेयर्स, नाबार्ड नॉर्म्स, उसको कवर करके मेंस भी कर दिया था। लेकिन मेंस में मार्क्स कट ऑफ से 2-3 मार्क्स ही ज़्यादा थे, तो इंटरव्यू में जाके गुड इवनिंग बोलना था, वो जाके गुड आफ्टरनून बोल दिया। पहला इंटरव्यू था लाइफ में मेरा, तो उसके बाद वो हुआ नहीं। तो मैं उस टाइम पे भी सोचता था कि नेक्स्ट टाइम दूंगा, लेकिन इस बीच में आई थिंक 2021 में या 2020 में हाईएस्ट वैकेंसीज आए थे, जो 800 प्लस कुछ आए थे उस टाइम। 875। हाँ, तो देख के मेरे टाइम पे तो इतना नहीं था, मैं देख के लग गया कि आराम से हो जाता, मैं अभी इस बार दे देता। तो अभी 5 सालों में इस वैकेंसीज का, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सैचुरेशन तो आ ही जाएगा, ऑलरेडी इतना ज़्यादा वैकेंसीज आ रहे हैं, तो नेक्स्ट 5 साल होंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बंदा कोई भी मतलब BSc के कैसे ख़त्म कर रहा होगा या अगले 2-3 साल में ख़त्म कर रहा होगा और AFO का ही माइंडसेट बना के बैठा होगा, तो वैकेंसीज कैसा हो सकता है ऐसा कि आगे आने वाले 5 सालों के बारे में बात करेंगे सिर्फ, कि AFO के वैकेंसीज में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है कि उतना ही स्टेबल तरीके से जाएगा, क्या लगता है ओके, आपको? इसका मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा। इट्स नॉट AFO, बिकॉज AFO बैंकिंग का पार्ट है। तो अगर आप बैंकिंग की वैकेंसीज देखोगे, आपने 875 जो बोला दैट वाज आफ्टर 2022, बट व्हेन आई स्टार्टेड इन 2016 उस साल वैकेंसी आई थी ऑलमोस्ट 2300। वो 2300 वैकेंसी थी 2016। अब वो 2300 2300 से कम होते होते दिस ईयर वैकेंसी वो 390, 400 कह देते हैं उससे मोटा मोटा। सो अगर वैकेंसीज का ट्रेंड देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर से 20 ईयर से जितना भी देखोगे वैकेंसीज डिक्रीजिंग ही है, बट नॉट जस्ट फॉर AFO। हर फील्ड में वैकेंसी कम हो रही है। हम पॉडकास्ट पता नहीं कब पब्लिश करेंगे, बट कल ही इफ्को का रिजल्ट आया है। अब इफ्को डिक्लेयर नहीं करता नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, बट हमें एस्टिमेट हो जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्वालिफाई करते हैं। सो इफ्को के अंदर भी डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, AFO के अंदर भी डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अब IBPS के PO क्लर्क की बात कर लो, वहाँ भी वैकेंसीज डिक्रीज हो रही हैं। कुछ ईयर्स में ज़्यादा आई थी, लाइक लास्ट ईयर 5000 वैकेंसी थी PO के अंदर, डिक्रीज हो रहा है। एस्पिरेंट वाला जो पार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते जा रहे हैं सेम टाइम पे, तो कंपटीशन इज हाई। एंड अगर मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करूंगा तो AFO की ही बात की जाए तो पॉसिबली या तो सेम रहेगा या डिक्रीज होगा, बट एट द सेम टाइम नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। जैसे इस साल पिछले साल एक पेपर हुआ था UPSC का, इट वाज एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर। UPSC ने वो वैकेंसी कभी नहीं निकाली थी, वो फर्स्ट टाइम निकाली थी, वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे थी। मैंने जो UPPSC एग्जाम्पल दिया वो सेकंड टाइम होने जा रहा है, वो 2022-23 के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ था। तो हाँ, AFO या तो ऐसा ही रहेगा या कम जाएगा, बहुत ज़्यादा तो होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी न्यू अपॉर्चुनिटीज, लोग जिसे बट टारगेट एक कर चीज़ तो है पाएंगे। सर, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है, राइट। कंपटीशन बढ़ रहा है और सैचुरेशन आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स मतलब बढ़ते जा रहे हैं, और ये रिटायरमेंट कब होंगे, एक साइकिल पूरा रीसाइकिल कैसा होगा। तो आप लोगों के लिए इस चीज़ को मेनली देखो, ये सब प्रैक्टिकल या रियलिटी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कोई आप फैब्रिकेट करेगा, नहीं BS एग्रीकल्चर कर लो, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, BS एग्रीकल्चर करने के बाद ही तुरंत आपके डिग्री के साथ एक जॉब ही मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको ऐसा माइंडसेट अभी से बना के रखना पड़ेगा कि ताकि आपका अंदर भी थोड़ा डर रहे कि आप कुछ करना है, हर दिन आप कुछ पुश कर पाओगे अपने आप को। एंड सर, प्रैक्टिकल जो आपने बोला ना, एक बात ये भी है कि अगर आपने ये वाली बात एक्सेप्ट कर ली, एट द सेम टाइम इफ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि इट विल टेक 1 to 3 ईयर्स। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, आज मैं फेब के अंदर ये सारी बातें बोल रहा हूँ, एंड आई नो अगस्त के अंदर जब पेपर होने वाला है प्री का, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो मार्च में अप्रैल में एडमिशन ले रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर प्रिपेयर करके सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो 3-4 मंथ्स के अंदर दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। एक्सेप्शनल लोग कर ले तो कर ले, वरना नहीं कर पाएगा कोई। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर नहीं होता तो ये भी है कि लोग नेगेटिव होते हैं। तो पहले से ये बात भी क्लियर रखिए कि अगर आपको लगता है मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, मैं तो मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, तो मत करिए इसे। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, करियर सेटल करना है, तो पहला तो है कि वैकेंसीज लेस है, कंपटीशन हाई है, उसको फेस करना पड़ेगा। सेकंड, दिस प्रोसेस कैन टेक 1 to 3 ईयर्स। आप लकी हैं 1 ईयर के अंदर सेलेक्ट हो गए तो, नहीं तो अगर आप फर्स्ट में नहीं होते तो बी पॉजिटिव, गो फॉर नेक्स्ट, या फिर अपना बैकअप चूज कीजिए कि मैं ये वाला नहीं करूंगा, मुझे कुछ और करना है। ओके, तो ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस पूछ लिया मैंने और बहुत कुछ डिस्कस कर लिया वैकेंसीज के बारे में, स्कोप के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो मैं एक दो पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा जो एज अ स्टूडेंट्स कोई भी अगर जॉब नहीं करना चाहता, कुछ अलग करना चाहता है, खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहता है,
तो जो किसी ने नहीं किया होगा उस टाइम पे या कुछ कम ही लोग कर रहे हैं उनके लिए। पहला क्वेश्चन था कि एज अ टीचर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या प्रोस एंड कॉन्स ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि क्या सही लगा, क्या नहीं सही लगा? क्या किस चीज़ को स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर आगे जाके वो भी एज अ करियर परस्यू करना चाहेंगे? एज अ नॉट ओनली अबाउट द कोचिंग, कोचिंग ही नहीं, कोई भी अदर सेक्टर में भी जाना चाहेंगे लेकिन खुद का कुछ से स्टार्ट करना चाहेंगे स्क्रैच से। तो आपका पहला एक्सपीरियंस बताओ, उसके बाद में आप एक गाइडेंस दो कि स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? ओके, 2 क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे हैं, मेरा एक्सपीरियंस और हुँ, बच्चे अगर जॉब गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी ना करना चाहें तो व्हाट दे कैन डू। हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँगा तो सर मैं इसे अच्छा नहीं, मैं इसे बहुत अच्छा कहना चाहूँगा। ओके। क्योंकि मैं ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफ़लाइन में भी डील करता हूँ, तो मैं पूरे इंडिया में यहाँ-वहाँ, इनफैक्ट आज आपका पॉडकास्ट के बाद मैं महाराष्ट्र जाने वाला हूँ। तो ऑक्यूपेशन वाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग जॉब से बेस्ट जॉब नहीं हो सकती, बिकॉज़ जैसे ही एक स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम क्लियर करेगा, वो लाइफ़ टाइम के लिए आपको याद रखेगा। मेरा एक स्टूडेंट है साहिल राणा, हुँ, हरियाणा से है वो। 2018 का स्टूडेंट है वो एंड उसके एक दिन जो मैंने टारगेट दिया था वो अचीव नहीं हुआ और उसको मैंने फ़ाइन इम्पोज़ कर दिया। अच्छे बैकग्राउंड से नहीं था वो। वो सेलेक्ट होने के बाद मुझे बोलता है कि सर अगर आप मुझसे वो फ़ाइन ना लेते ना तो मैं सेलेक्ट ना होता। और ये बात उसने तब नहीं बोली, वो आज 26 8 साल बाद भी सेम बात बोलता है एंड व्हेन ही विल से गुरुजी, आप थोड़ा उस वर्ड से, आप इंग्लिश बोलते हैं ना, सो वो जो एक रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी के अंदर, तो मुझे नेगेटिव कुछ भी नहीं दिखता इस जॉब के अंदर। हाँ, छोटा-सा पॉइंट है जो मैं नहीं बताना चाहता वैसे तो, बट बोल देता हूँ। वो नेगेटिव पॉइंट है हम जैसे लोगों के बीच में, है ना? हम कॉम्पिटिशन को पॉजिटिवली प्रमोट ना करके नेगेटिवली प्रमोट, नॉट टॉकिंग अबाउट अस, है ना? तो वो एक नेगेटिव कॉम्पिटिशन सा मुझे दिखा जहाँ हम ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहे, दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा बुरा लगा, बट आई थिंक वो टीचर वर्सेस स्टूडेंट नहीं था, वो टीचर वर्सेस टीचर था। बट अदरवाइज़ इफ आई विल से दिस रिलेशन, इट वाज़ परफेक्टली वंडरफुल एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस करियर में हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट यू कि एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, बीएससी एजी के बाद में आपको जॉब करनी है, प्राइवेट ना करनी है, गवर्नमेंट। सो हियर आई विल से कि अगर आप रेडी हैं टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, आपके अंदर पैशन है, तो आई थिंक यू कैन अचीव एवरीथिंग। क्योंकि ये कहना तो आसान होता है ना यार कि सीट तो एक ही चाहिए, वैकेंसीज कम होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर पॉजिटिव होके सोचो तो ये बात कुछ हद तक सही भी तो है ना, आपको तो सीट एक ही चाहिए ना। तो अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं विच इज़ रेलेवेंट टू एग्रीकल्चर, तो मैं आपको बता दूं आप कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे जहां पे लोगों ने कंपनीज खड़ी कर दी, 500 करोड़ की नहीं बट 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 50 करोड़ की, बट दे आर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। कितने सारे लोग हैं जो नबार्ड एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, दे आर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। जब नबार्ड में एक पूरा सेक्शन है एआरडी का 40 क्वेश्चंस का, तो हम एग्री वाले आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? बिकॉज वी डोंट हैव गाइडेंस। मुझे ना हेल्थ इंश्योरेंस लेना था लास्ट ईयर एंड मैंने ऐसे ही गूगल कर लिया। देन आई रियलाइज कि गूगल करने से पहले मैं जितना कंफ्यूज था अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उस पार्ट में एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेम गोज टू दिस पार्ट कि आप कुछ सजेशन लेना चाहेंगे आपको इतने सारे सजेशन मिल जाएंगे ना, यू आर कंफ्यूज। तो अपना इंटरेस्ट चूज करो। मैं एक मेरे बारे में बताता हूँ। मैं 2019 में, बिकॉज उतना स्टेबल नहीं था 2019 के अंदर, तो मेरा इंटरेस्ट था मुझे फ्लावर कल्टीवेशन करनी है। तो मैंने चंडीगढ़ के अंदर जाके मार्केट को ऑब्जर्व किया एंड आस्क्ड देम कि आप कहाँ-कहाँ से फ्लावर मंगवाते हो, कैसे मंगवाते हो? तो दे टोल्ड मी कि उनके पास बहुत सारे रोज़ हैं जो वेस्ट बंगाल से आते हैं। अब वेस्ट बंगाल से चंडीगढ़ तक वो ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, तो मतलब जितने का तो फ्लावर नहीं है उतना तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा उस पे। तो अगर वही काम मैं चंडीगढ़ कर पाऊँगा तो अच्छा खासा इनकम हो जाएगा मेरा। तो मैं मेरे पार्टनर के साथ, मतलब एक मेरा फ्रेंड था, नोन था, उसके साथ ये वाला आइडिया डिस्कस किया मैंने। अब वो कोरोना वाला टाइम बुरा टाइम रहा बट एजुकेटर्स के लिए अच्छा टाइम रहा वो, है ना? 19 में उतना अच्छा नहीं था, 20 में जाके तो एकदम से बूम आ गया। सो मेरा वो आइडिया से ध्यान हट गया कि अब मुझे नहीं करना। तो मैं उस टाइम पे इंग्लिश रोज़ की कल्टीवेशन करना चाहता था, बिकॉज़ अच्छी खासी डिमांड है चंडीगढ़ की मार्केट में। बट जिसके साथ आइडिया मैंने डिस्कस किया उसने वो स्टार्ट कर दिया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता उसकी बैलेंस शीट क्या होगी या नहीं होगी, पर जहाँ तक मुझे लगता है वो ईज़िली 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के निकाल रहा है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहा। उसका इंटरेस्ट था उस पार्ट में, मैंने उससे डिस्कस किया, उसने किया। सो एग्रीकल्चर में बहुत सारा स्कोप है, लेकिन बस बात ये कि अगर आपको 9 टू 6 माइंड में लेके चलना हो कि मैं वैसे काम करूँगा तो किसी काम में स्कोप नहीं है। मैं मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स को बोलता हूँ कि आप चंडीगढ़ आ जाओ, हर काम में स्कोप है। नहीं, उनको लगता है उस काम में नहीं है, बिकॉज़ अगर आप किसी काम को 9 टू 6 देख रहे हो तो नहीं है स्कोप। बट अगर आप पीछे पड़ गए हो कि फॉर यू डे है, नाइट है, हर काम में स्कोप है। आप अपनी एग्ज़ाम्पल लेके देख लो, आपको ये वाली बात में 100% राइट लग रहा हूँ मैं कि आप जितने एफर्ट्स डालते हो, आप उतना ही उससे रिज़ल्ट लेते हो और जब एफर्ट्स कम हो जाते हैं तो उतना रिज़ल्ट कम मिलता है ना? सिंपल सा लॉजिक है, आप खाना बनाते टाइम जितना पेशेंस और जितने ज़्यादा एफर्ट्स देंगे उतना आपको अच्छा खाना मिलेगा। सेम फॉर योर करियर। आप
छोटे से पार्ट में चले जाओ, प्रोसेसिंग के अंदर, आप प्रोसेसिंग नहीं स्टोरेज वेयर हाउसिंग के अंदर चले जाओ। वेयर हाउसिंग के अंदर आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने 1 से 2 करोड़ का लोन लेके सिर्फ वेयर हाउसिंग करा है ना। एफसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे टेंडर देती है जहां पे वो आपको मंथली, जैसे एफसीआई का बताता हूँ, एफसीआई टेंडर रिलीज करता है कि आपको हम मंथली 2 to 2.5 लाख देंगे। वेयर हाउस आपको एस्टेब्लिश करना है, 10 साल के लिए एग्रीमेंट करेंगे और आपको वहां पे रखना है उनका प्रोडक्ट। सुपरविजन जो है वो भी एफसीआई का ही होगा, बट वेयर हाउस आपको बनाना है। वेयर हाउस बनाने का 3 to 4 CR जाएगा। आप लोन लेके अगर काम करेंगे 10 to 12% पे आपको इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाएगा। एंड इफ यू कैलकुलेट वो 10 साल के टेंडर में जो खर्चा टोटल आपका आता है वो 7 ईयर्स के अंदर निकल जाता है सारा। मतलब लास्ट के 3 ईयर्स में आप सिर्फ अर्निंग ही कर रहे हैं। बस अगेन सेम बात है यार कि जो बात मैंने बोली है, इंटरेस्ट होना चाहिए आपका कि आप हमेशा दिन और रात रेडी हो, तो स्कोप डेफिनेटली है। यू कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, बट उसके लिए बस आपको दिन और रात देखना पड़ेगा, ना कि 9 to 6 देखना पड़ेगा। बिजनेस इज नेवर फॉर 9 to 6। ठीक है सर। इसके बाद और एक क्वेश्चन था कि मैं भी ये भी पूछना चाहूँगा, कोई भी बंदा अगर कोचिंग खोलना चाहता है, एग्रीकल्चर में तो बहुत कम ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसमें। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि जो अच्छा काम करे बहुत कम ही लोग हैं इसमें, बहुत अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। हाँ, बहुत स्कोप है इसमें भी क्वालिटी में काम करने में। कोई बंदा ऐसा करना चाहता है तो क्या सजेस्ट करना चाहोगे? इसके लिए कुछ ऐसा बोलना चाहूँगा कि अगर कोचिंग में ही कोई शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले तो ये कि फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बिकॉज आप जब स्टार्ट कर रहे हैं एक उस मार्केट के अंदर जहाँ पे सबसे बड़ा इशू आता है टिकट प्राइस का। ऑनलाइन कोर्स अगर आप बेच रहे हो, बच्चा आपको ऑनलाइन कोर्स के लिए 5,000 से ऊपर पे करना ही नहीं चाहता। लाइक व्हेन वी आर स्टार्टिंग एनी कोर्स तो लोग एक्सपेक्टेशन है कि 999 में कर दो, एंड हम करते भी बहुत सारे कोर्स 999 के अंदर, है ना। इवन इनफैक्ट हम 999 के अंदर बाइलिंगुअल और हिंदी मीडियम दोनों ऑप्शन दे देते हैं कि 2 अलग तरह के बैच हैं, एक ही में जाएंगे। तो जिसको स्टार्ट करना है तो पहले तो फाइनेंशियल वायबिलिटी देखनी पड़ेगी। आप विदाउट प्रॉफिट 2 साल के लिए सर्वाइव कर सकते हो। खर्चा आएगा, सर्वाइव करना पड़ेगा। हाँ, आफ्टर 2 years यू विल बी एट दैट स्टेज जहाँ पे थोड़ी थोड़ी इनकम आना स्टार्ट होगी। बाकी रहेगा डिपेंड आपके लक पे और नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। आप जिस फील्ड में वैकेंसीज आ जाती तो आप बूम करोगे, पता चले वैकेंसीज हट गई तो नीचे आ जाओगे। तो यू शुड थिंक अबाउट बेस्ट एज वेल वर्स्ट कि मेरा बढ़िया रहा तो वो तो अच्छा ही है, पर अगर बढ़िया नहीं रहा 2 साल बाद डूबना पड़ा तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं, वो सोचना पड़ेगा। बाकी किया जा सकता है, सब लोग कर रहे हैं। ओके। एंड हाँ, एक बात और बोलता हूँ, आपने कहा ना बहुत सारे लोग नहीं है, आप एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर हो, बहुत सारे पार्ट के अंदर हो ना, बहुत सारे लोग हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन बस बात ये कि वो हाँ, वो अच्छा भी नहीं कर क्वेश्चन पा ऐड रहे करना हैं, चाहता तो लेवल पे नहीं आ पा रहे, वो तो लोग उनको जानते ही नहीं है। वरना मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं सर। आप मेरे स्टेट की बात करो, मेरे स्टेट में, अच्छा आपसे पूछता हूँ, ऐसे गेस करो मेरे स्टेट में कितनी कोच, राजस्थान में राजस्थान का तो एग्रीकल्चर की सुना है। कितनी कोचिंग होगी, एक एस्टिमेट दो, तुक्का मारो कुछ भी। एस्टिमेट तो पता नहीं, लेकिन वो स्टूडेंट्स का पता था कि 10,000 बच्चे तो ग्रेजुएट वहाँ से होते हैं हर साल। और कोचिंग ऐसा स्टूडेंट्स मैंने सुना है कि बोलते हैं कि हर गली में एक कोचिंग मिलेगा, उसमें सबके पास 30 से 40 बच्चे ऑफलाइन में मिनिमम मिलेंगे। अब गेस करो ना, आप नंबर बोलो ना, एक कितना लगता है, 50, 100, 200, 400? 200 हो जा पूरा राजस्थान ठीक में। है, मैं आपको बताता हूँ। हम 2021 के अंदर, मैं और मेरा जयपुर से पार्टनर काउंटिंग कर रहे थे, तो वी कैलकुलेटेड कि ऑलमोस्ट 600 प्लस हैं जो राजस्थान में है। एंड 21 की बात करो, आज राजस्थान में 750 प्लस कोचिंग्स होंगी, छोटी बड़ी, चाहे वो 10 लोगों को पढ़ा रहे हैं, बट दे हैव अ कोचिंग। तो बस बात हुई कि वो ऊपर नहीं आ रहे जस्ट बिकॉज कि आपको क्वालिटी वो प्रोवाइड करनी एक क्वेश्चन पड़ेगी, यहाँ पे लोग आ जाने जाएगा, आपको। Yes, please. डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स, एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका डोमेन एग्रीकल्चर नहीं है। जिनका डोमेन एग्रीकल्चर है ना, वो सेंट्रलाइज हुए हैं ना उनका डिसेंट्रलाइज हुआ है कि हर जगह उनका कोचिंग है, हर जगह उनका नाम चलता है, हर जगह उनका क्वालिटी है। ऐसा मैंने तो अभी तक देखा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में भी एटलीस्ट 10 to 15 स्टेट्स को कवर कर रहे होंगे। ऐसा आपको क्या रीज़न लगता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक बना क्यों नहीं है कि जो डिसेंट्रलाइज होके हर ऑल इंडिया सर्व कर रहा हो? तो क्वेश्चन इज के बाकी कोचिंग जो एग्रीकल्चर के अलावा उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट एग्री वालों की क्यों नहीं हो सकती हैं? हाँ। सो इसका फर्स्ट रीज़न मेरे हिसाब से हमारा डोमेन जो एग्रीकल्चर है, हमारे पास जो ऑडियंस है बहुत लिमिटेड है, बहुत बड़ी ऑडियंस हमारे पास नहीं है। सेकेंड रीज़न इज़ टिकट प्राइस, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन रूरल एरिया से आती है, तो उनके पास उतना पोटेंशियल नहीं होता। बिकॉज आप जिनकी बात कर रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट उनके यहाँ पे जब ऑफलाइन के लिए बच्चा जाता है तो उनका टिकट प्राइस मतलब फ़ी जो है 1 लाख तक चली जाती है, बट हमारे कैसे वहाँ तक नहीं जा सकती। एंड थर्ड जो मुझे लगता है, अच्छे लोग, मैं ये नहीं कह रहा जो एग्रीकल्चर पढ़ाने वाले हैं आप सब मेरे से अच्छे हैं, बट अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, है ना। हम जब हायरिंग के लिए डालते हैं तो वी यूज टू पोस्ट के 60,000 to 1 लाख रुपीज़ सैलरी हम देंगे।
वहाँ पे कोई अप्लाई ही नहीं कर रहा है। वी आर डिमांडिंग के द पर्सन कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों के लिए कोई आ ही नहीं रहा आगे बढ़ के। तो जैसे वो करियर की बातें चल रही है ना, तो आप देखिए ना, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि हमें एक बंदा चाहिए था, हमने 1 लाख तक ऑफर किया बट हमें कोई मिला ही नहीं है। सेम मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, अच्छे लोग नहीं मिल पाते हैं इसलिए एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं। एंड स्कोप वाली बात भी ऐड कर दूंगा, देखो 1 लाख रुपया कोई दे रहा है तो स्कोप तो है, बट बंदे ही नहीं मिल रहे हैं इस फील्ड के अंदर। इसका तो बहुत दर्द है सर मुझे। मैं तो बहुत सफ़र हो चुका हूँ लास्ट 2-3 महीने में, बहुत कुछ सोच के रखा था ऑलरेडी कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी तक कोई मिला नहीं इसका। तो तो मतलब स्कोप तो है ना। स्कोप तो बहुत है सर, मैं खुद बोल रहा हूँ कि कोई बंदा अगर सैलरी देने के लिए रेडी है और सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सिर्फ पढ़ाना है, जो आपने बोला कि बहुत नोबल प्रोफेशन है, सब कुछ अच्छा ही होगा यहाँ पे, तो लेकिन True. फिर भी नहीं मिल रहा है, तो स्कोप का भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट है। पहले 2 चीज़ों से, एक तो टिकट साइज, दूसरा से ऑडियंस के साइज से ना, थर्ड चीज़ मैं भी ये भी बोलूँगा कि मेंटर्स में भी कमियाँ हैं कि पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, सो सब लगभग सर जितना भी क्वेश्चंस था, जितना भी मुझे डिस्कस करना था, मुझे जानना था या स्टूडेंट्स को भी पहुँचाना था, और मैं सब कुछ डिस्कस कर लिया। बिफोर वी एंडिंग दिस पॉडकास्ट, मैं एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एक मैसेज, जैसे कि जो स्टूडेंट्स है, बीएससी एग्रीकल्चर वाले हो या हॉर्टिकल्चर, जब भी मैं बीएससी एग्रीकल्चर बोलता हूँ ना, तो कंपाइल्ड वही है कि फार्म साइंस वाले, हॉर्टिकल्चर वाले भी आएंगे, ठीक है, आप लोग भी आओगे इसमें। फिश तो से भी आ जाएगा। हाँ, सारे जो फार्म साइंस में जितने भी ग्रेजुएट्स हैं ना, सबके लिए एक कॉमन मैसेज है। राइट। तो सर, जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं उसके बारे में, एंड योर फाइनल मैसेज, जो यंगर जनरेशन है, जो अब से जाके ग्रेजुएशन करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? अगेन सर ने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो कॉमन मिस्टेक की बात करूँगा तो कॉमन मिस्टेक तो जो सबसे पहली मिस्टेक मुझे लगती है लाइफ में, आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया है, तो हर किसी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से वो बढ़ गई है। हर किसी को वैकेशंस चाहिए, आजकल संडे को जॉब पे बुला लो तो लोग बहुत मतलब ऐसा देखा ना, अभी कल ही कोई न्यूज़ पढ़ रहा था, संडे को बुलाया गया था, आई डोंट नो क्या न्यूज़ थी वो, पर वो एम्प्लॉय लड़ाई करने लग गया। आई एम नॉट सेइंग कि संडे को बुलाया जाए, बट आजकल लोगों की लाइफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के लिए ऑब्वियसली आपको मनी रिक्वायर्ड है, तो वो चाहिए। सेम टाइम पे एफर्ट्स की बात करोगे ना, एफर्ट्स लोग उतना नहीं लगाना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जनरेशन एफर्ट्स नहीं लगा रही है, बिकॉज मैंने 20 से पहले के स्टूडेंट को भी देखा है, 20 से बाद के भी देखा है, मेरे लिए तो दोनों इक्वल हैं, बट आई विल से कि 20 से पहले वाले स्टूडेंट ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, 20 के बाद वाले कम हार्ड वर्किंग है। रीज़न इज, गोल उनके पास है, प्लान उनके पास है, बट व्हेन इट्स कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वो उनके पास नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लाइफ में चीज़ें सिंपल होती हैं बट ईजी नहीं होती, लाइक एक कोट है ना, वो एन एप्पल्स अ डे कीप द डॉक्टर अवे। अब हर दिन का एप्पल खाना सिंपल है ना, बट इट्स नॉट ईजी। आपने खाया क्या हर दिन? नहीं खाया है ना। अगर मैं ये कहूँ कि एज ए एस्पिरेंट मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, सेलेक्ट हो जाऊंगा, इट्स वेरी सिंपल, बट इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज जानते तो सब है, कर नहीं पा रहा कोई। तो प्लान सभी लोगों के पास है, गोल सभी के पास है कि मुझे ये करना है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट आता है ना, तो ये कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई कर रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा तब कर लूंगा, वैकेंसी आएगी तब कर लूंगा, और इसने में चला जाता है सारा टाइम, तो कल कभी आता नहीं है। सेकेंड कॉमन मिस्टेक मुझे ये लगती है, एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। पहले लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, आज एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आप किसी भी एग्जाम का नाम ले लो, ARS के बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, पर मैंने जो नाम लिए AFO, IFCO, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो, स्ट्रैटेजी टू क्वालिफाई डैश डैश, जो भी आप एग्जाम का नाम लिखो, आपके और मेरे जैसे 36 लोग आ जाएंगे, एंड एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ओपिनियन। पर आपको जजमेंट बनाना पड़ेगा ना कि आपको किसकी बात सुननी है या फिर अपनी बात सुननी है। तो ये मिस्टेक भी कि एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन में सोशल मीडिया के अंदर लगे रहते हैं, तो कुछ वैसा ही हो जाता है कि जैसे वो है ना कि बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, इसकी मैंने 7 वीडियो तो देख ली पर आज तक बुक एक भी नहीं पढ़ी है, तो वैसा बच्चों के साथ चल रहा है कि बस देख रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। उसके अलावा मिस्टेक मुझे ये लगता है कि जब आपने स्टार्ट किया और आपने कोई भी सोर्स फॉलो किया, डजंट मैटर, आपने सर का सोर्स फॉलो किया, मेरा सोर्स, कोई और सोर्स, पर आपको 2 महीने बाद चला कि आपका एक और फ्रेंड है जो उसके सोर्स से क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, आप एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो हेयर आई विल से, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सोर्स से जब आपका मन करे ना कि मुझे इंक्रीज करना है, तो नंबर ऑफ सोर्स इंक्रीज मत कीजिए, नंबर ऑफ रिवीजन इंक्रीज कीजिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरा सोर्स या सर का सोर्स यूज करो, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट से लोगों को क्लैरिटी मिले, ना कि हमारा प्रमोशन मिले। तो कुछ भी यूज करो, लेकिन उसी के साथ स्ट्रिक्ट रहो। एंड उसके अलावा मिस्टेक एक मतलब मिस्टेक नहीं कहूँगा, उसके अलावा कुछ ये भी लगता है कि हम लोग क्लियर नहीं है आज के टाइम में कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। MSc करनी है कि नहीं करनी है, ऐसी क्लैरिटी शायद आपको इसके बाद मिल गई होगी। अपनी लाइफ में क्लियर रहिए कि आपका गोल क्या है और उन गोल्स की वैल्यू क्या है। मैसेज की बात कहूँगा तो मैसेज में सबसे पहले तो ये देना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि आपका स्क्रीन टाइम डेली का 2 आवर से अबव है।
है ना, आप चेक कर सकते हैं सेटिंग में जाके, स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। सेकेंड, मैं ये पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इससे पहले अंडमान निकोबार गया था। मुझे वहाँ का एक बहुत अच्छा पार्ट ये लगा कि वहाँ रात बहुत जल्दी हो जाती है, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा। 5:30 पे लोग वहाँ डे स्टार्ट कर देते हैं। ये वाली बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज़ वहाँ पे मुझे लेट नाइट पर्सन दिखे नहीं। 9 बजे तो वहाँ कंप्लीट रात हो जाती है और आप लोग जानते हैं, आपकी रात तो 9 बजे शुरू होती है, उसके बाद हम लोग तो 2-2 3-3 बजे तक जागते हैं। मैं जब नोएडा आया हूँ, तो मेरा एक रिलेटिव है यहाँ पे, उसका फ्रेंड रात को 2 बजे खाना खाता है, हर रात को। अब सोचो उसकी रात 2 बजे हो रही है, वहाँ रात 9 बजे हो रही है। मेरा 12 बजे होता है सर। देखा है ना, हम लोग बदल चुके हैं। तो कोशिश करिए, देखिए आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अलग है ना बिकॉज़ आप एक एजुकेटर हैं, आपको सुबह के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट बच्चों के लिए आई विल से कि अर्ली मॉर्निंग पर्सन बनिए, यूट्यूब वीडियो के साथ मत जाइए बिकॉज़ आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो आपको बीजेपी की वीडियो ही दिखेंगी, आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो उनकी दिखेंगी। तो आप जो सोचते हैं, जो आप एक लाइक करते हैं, अगेन एंड अगेन वीडियो वही आएँगी। एंड सोशल मीडिया पे यही होता है, व्यूज़ लेने के लिए पॉजिटिव ही बोला जाता है कि भाई हर किसी की बॉडी होती है, हर किसी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने इनिशियली एक एमएनसी के अंदर जॉब की थी जिसकी मेरी शिफ्ट थी 4 टू 12 की, और बाद में मैं इस टीचिंग करियर में आया तो मुझे 6 बजे भी क्लास लेनी पड़ती है। तो अर्ली मॉर्निंग पर्सन बनिए इंस्टेड ऑफ लेट नाइट। उसके अलावा आप खुद पे विश्वास रखिए और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए इस चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए कि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो आपको अपना 100% देना है। नेगेटिविटी से दूर रह के 1 साल में हो जाओ तो बेस्ट है, नहीं भी हो पाओ तो सेकंड ईयर में अपना 100% दो, ये सोच के कि दिस शुड बी माय लास्ट ईयर, ये सोच के नहीं कि यार पिछले साल तो नहीं हुआ था, अब होगा कि नहीं होगा। बाकी पॉजिटिव रहिए। सिलेक्शन हर किसी का होता है, समय हर किसी का आता है। सूरज और चाँद दोनों ही चमकते हैं, बट सूरज का टाइम और चाँद का टाइम अलग-अलग होता है। अब आप सूरज है कि चाँद है मुझे नहीं पता, लेकिन चमकेंगे ज़रूर अगर खुद पे विश्वास रखेंगे तो। थैंक यू सो मच फॉर द स्वीट मैसेज। तो मैं भी नाइट पर्सन हूँ, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मुझे अर्ली मॉर्निंग पर्सन कैसे बनना। आप मून हुए ना सर, रात में चमकेंगे आप। तो स्टूडेंट्स को बहुत पता है कि जो रात में क्लास लेता हूँ ना, तो 12 बजे तक क्लास हो जाता है हमारा। 12 बजे आप साढ़े 12 बजे तक क्लास भी लेते हो? हाँ, साढ़े 10 से स्टार्ट होता है मेरा हमारा, क्योंकि सर आईसीआरपीजी का ऐसा है ना कि स्टूडेंट्स 9 टू 5 कैंपस में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं। ओके। उनके बाद स्टार्ट होता ही फ्री टाइम 6 के बाद। तो 6 के बाद तो ऑलमोस्ट लाइक वहाँ से यहाँ चाय पी के और लाइब्रेरी जाके हॉस्टल पहुँचते ही रात में, और खाने के बीच में तो नहीं करता नहीं हूँ, तो मैं पीसफुली 10 बजे बोल देता हूँ, तो आराम से बैठ जाते हैं तो 12 बजे तक क्लास लेते हैं बच्चे? साढ़े वाह! 12 बजे तक। अब हमारे पास है कि सुबह 5 बजे ऑफलाइन में बच्चे आते हैं हमारे पास। बढ़िया, तो वही सर वो माइंडसेट है ना कि हाँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तो सब कुछ हो जाता है, तो हमारा राइट, अलग है। राइट, तो राइट। इसकी वजह से मेरा ऑलरेडी 1-2 साल से 12 बजे 1 बजे तक खाना बन गया है, लेकिन मैं चेंज करूँगा थोड़ा टाइम के बाद, कि एटलीस्ट क्योंकि क्लास से पहले खाना खा के क्लास करना मुझे नींद आएगा, राइट? नहीं, मतलब मुझे वो कंफर्ट फील नहीं होता। मैं क्लास हुँ। करते तक कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स जब भी एटलीस्ट मैं सेम चीज़ बोलूँगा, जैसे सर ने बताया था, जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो तो अलग बात है। अगर पढ़ रहे हो ना, इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप रूटीन अच्छे से फ़ॉलो करो और अर्ली मॉर्निंग पर्सन बनो, तभी आपका ट्रू। माइंड शार्प रहेगा या काम करेगा सही तरीके से। अगर नाइट पर्सन बनोगे तो वो अलग ही हो जाएगा, मेरे जैसे बन जाओगे। वरना ऐसा नहीं बनना है कि पढ़ाओगे तो ठीक है, कर सकते हो, मजबूरी है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो ना अच्छे से, तो मॉर्निंग पर्सन बनो और अच्छे से एक रूटीन फॉलो करो, आपको भी अच्छा लगेगा। राइट। तो वही था कि पूरा पॉडकास्ट में एट द एंड में एक कोट, मैं इतना कोट तो नहीं बोल सकता हूँ हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में एक बोलना चाहूँगा। हमेशा जो ग्रोथ है ना, वो कोलैबोरेशन से बनती है, कॉम्पिटिशन से नहीं, जैसे सर ने भी बताया था। ये भी कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जो स्टूडेंट तक पहुँचने के लिए, जो सही व्यूज़ है, जो हमारा व्यूज़ है, आप तक पहुँचाने के लिए एक मेथड था, एक हमने कोशिश की थी। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो इस वीडियो को आप दूसरे लोगों से भी शेयर करो, जिनका नॉलेज में नहीं है, जिनको पता नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो बहुत डेस्परेट है और बहुत परेशान है स्कोप को लेकर या फ्यूचर को लेकर। वीडियो देख के कुछ हद तक, तो मैं नहीं बोलूँगा कि 100% क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन कुछ हद तक तो क्लैरिटी मिल जाएगी, जिससे आप शुरू तो कर सकते हो या स्टार्ट तो कर राइट, सकते हो। राइट, राइट। और आपका अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनिटली लिखो और 4 लोगों के साथ शेयर करो, ताकि इस वीडियो को सब लोगों के साथ पहुँचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।